दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ चालें शोर मचाकर नहीं, खामोशी से चली जाती है और वही सबसे गहरी चोट करती है। बात हो रही है आईनी एयरबेस की, जो कि 2 दशक से भारत के पास था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद भारत चुपचाप इस एयरबेस को छोड़कर निकल गया। लेकिन आखिर क्यों भारत ने तजाकिस्तान के साथ ये समझौता आगे नहीं बढ़ाया और ये भारत की किस चाल का हिस्सा है, इसको डिटेल में आज की इस वीडियो में समझेंगे। वो ठिकाना जो 20 सालों से भारत की मध्य एशिया में मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रतीक था, लेकिन अब खबर यह है कि भारत ने इस बेस में अपनी मौजूदगी को खत्म कर दिया है। पहली नज़र में ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। आखिर भारत ने वो जगह क्यों छोड़ी जिसके जरिए वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन तीनों पर एक साथ नजर रख सकता था? क्या भारत पीछे हट गया या फिर ये कोई बड़ी चाल थी? असल में सच्चाई ये है कि ये कोई वापसी नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक है जो भारत ने अपने सबसे पुराने साथी रूस के लिए खेला है। आईनी एयरबेस कोई आम जगह नहीं है। ये तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से करीब 15 किलोमीटर दूर है और रणनीतिक रूप से इतनी अहम है कि यहाँ से अफगानिस्तान की घाटियाँ, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और चीन का सिंजियांग इलाका सब भारत की नज़र में रहते थे। इसकी शुरुआत 90 के दशक में हुई थी, जब अफगानिस्तान में तालिबान का पहला राज आया। उस समय भारत ने तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले नॉर्दर्न अलायंस का साथ दिया। भारत को उनके लिए मदद और मेडिकल सप्लाई भेजने के लिए किसी ठिकाने की जरूरत थी। तब 1998 में भारत ने तजाकिस्तान के फरकोर में एक छोटा बेस बनाया। वहीं से शुरुआत हुई भारत की मध्य एशिया में उपस्थिति की। फिर 2002 में भारत ने तजाकिस्तान के साथ एक समझौता किया और आईनी एयरबेस को फिर से बनाया। ये बेस पहले सोवियत काल में बना था, लेकिन तब खंडहर बन चुका था। भारत ने करोड़ों डॉलर खर्च कर इसे आधुनिक रूप दिया। रनवे को फाइटर जेट्स के लायक बनाया गया, नए हैंगर बनाए गए, एयर ट्रैफिक टावर खड़ा किया गया और इसे पूरी तरह ऑपरेशनल बनाया गया। भारत की योजना थी कि यहाँ MiG-29 या सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान तैनात किए जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर चीन या पाकिस्तान पर एक साथ दबाव डाला जा सके। लेकिन रूस और अमेरिका दोनों को ये कदम असहज कर गया। रूस नहीं चाहता था कि भारत यहाँ स्थायी रूप से फाइटर जेट रखे, क्योंकि मध्य एशिया को वह हमेशा अपने प्रभाव क्षेत्र मानता है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता था कि ये बेस किसी तरह उसके हाथ लग जाए, ताकि वो अफगानिस्तान और रूस दोनों की निगरानी कर सके। भारत ने इन दोनों ताकतों के बीच बहुत संतुलित चाल चली। उसने आईनी को एक लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग हब के तौर पर इस्तेमाल किया। यहाँ भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर थे जो तजाकिस्तान की सेना को ट्रेनिंग देते थे और अफगानिस्तान में भारत के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते थे। करीब 20 साल तक यह एयरबेस भारत की साइलेंट पावर का प्रतीक रहा है। लेकिन फिर आया साल 2021, जब अमेरिका अफगानिस्तान से बगैर लड़े भाग गया और तालिबान दोबारा सत्ता में लौट आया। अफगानिस्तान में भारत के अरबों डॉलर के निवेश एक झटके में खत्म हो गए। अब सवाल उठा कि जब अफगानिस्तान ही दुश्मन के हाथों चला गया तो उस बेस का क्या काम? भारत के सामने 2 रास्ते थे, या तो अरबों डॉलर खर्च करके इस बेस को यूं ही बनाए रखे या फिर रणनीतिक रूप से इसे छोड़कर नई दिशा चुने। भारत ने दूसरा रास्ता अपनाया। 2023 तक भारतीय सैनिक, हेलीकॉप्टर और सारा सामान वहां से हटा लिया गया। दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे भारत की रणनीतिक हार कहा, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही भारत वहां से निकला, कुछ ही महीनों में रूसी सेना ने आईनी एयरबेस की कमान संभाल ली। अब वहां रूसी फाइटर जेट तैनात है और रूसी झंडा लहरा रहा है। यानी भारत ने यह बेस किसी और को नहीं बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी रूस को सौंपा है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल रूस इस समय यूक्रेन में जंग लड़ रहा है और पश्चिमी देशों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। ऐसे में रूस के लिए मध्य एशिया में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि तजाकिस्तान की सीमाओं के पार ISIS के और तालिबान जैसे ताकतें सक्रिय है। अगर ये खतरे रूस की सीमा तक पहुंच गए तो उसके लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। अब रूस को भारत की ओर से मिला यह तैयार बेस एक जीवंत सुरक्षा कवच
बन गया है। यहाँ से वह अफगानिस्तान की निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर आतंकी ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। ये उसी दोस्ती की मिसाल है जो रूस ने 1971 की जंग में दिखाई थी, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंचा था और रूस ने अपनी नौसेना भेजकर भारत का साथ दिया था। वही रूस जिसने बार बार कश्मीर मुद्दे पर भारत के पक्ष में वीटो लगाया, वही रूस जिसने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और परमाणु पनडुब्बी दी। अब सवाल उठता है, इस कदम से अमेरिका क्यों परेशान है? दरअसल 2021 में अफगानिस्तान से भागने के बाद अमेरिका मध्य एशिया में नया बेस ढूंढ रहा था। उसे उम्मीद थी कि भारत उसके लिए रास्ता खोलेगा, लेकिन भारत ने ठीक उल्टा किया, बेस खाली किया और सुनिश्चित किया कि वह सीधा रूस के हाथों में जाए। ये कदम अमेरिका के लिए साफ संदेश है कि भारत दोस्ती करता है पर किसी का मोहरा नहीं बनता। भारत क्वाड का हिस्सा जरूर है, लेकिन उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। वो चीन को घेरने के लिए अमेरिका का साथ दे सकता है, लेकिन रूस को घेरने में उसका मोहरा कभी नहीं बनेगा। यह है नए भारत की कूटनीति, जो भावनाओं से नहीं, रणनीति और संतुलन से चलती है। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह किसी गुट का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक गुट है, एक ताकत जो अपनी चाल खुद तय करता है। आईनी एयरबेस से भारत का निकलना देखने में एक त्याग है, लेकिन असल में ये त्याग नहीं, ये भारत की कूटनीतिक विजय है। ये ऐसी चाल है जो दिखने में शांत है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया की ताकतों तक पहुंच गया है। यही कारण है कि इन दिनों अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और वह फिराक में है कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर वह कोई एयरबेस वगैरह तैयार कर ले। बहरहाल बढ़ते हमारी एक और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ, भारत ने अब लेजर हथियारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। बेंगलुरु की इंजीनियरिंग कंपनी ने फ्रांस की सिलास एसए के साथ एक समझौता किया है ताकि हेल्मा पी नामक हाई एनर्जी लेजर सिस्टम को भारत के सशस्त्र बलों को मिल सके। ये समझौता इसे भारत में इंटीग्रेट करने और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढालने पर केंद्रित है। हेल्मा पी एक मोबाइल हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है जो ड्रोन जैसे हवा में उड़ने वाले छोटे से बड़े खतरों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इसे टावर पर रखा जाता है जिसमें एक घूमने वाला टर्केट होता है, साथ में ऑप्टिकल सेंसर लगे होते हैं जो लक्ष्य की पहचान और ट्रैकिंग करते हैं। ये दिन और रात दोनों समय काम कर सकता है और चलती हुई चीजों पर सटीक वार करने में सक्षम है। परंपरागत तरीके जैसे काइनेटिक इंटरसेप्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स की तुलना में लेजर सिस्टम की खासियत इसकी दूरी और मजबूती है। लेजर की पहुंच कई मौकों पर पारंपरिक सिस्टम से ज्यादा रहती है और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉनिक जामिंग से प्रभावित नहीं होता। साथ ही इसका कोई भारी विस्फोटक निशान नहीं होता, इसीलिए ये खामोशी से काम कर सकता है। हेल्मा पी की प्रतिक्रिया नीति बहुस्तरीय है। बड़े निगरानी ड्रोन की कैमरा या सेंसर को अस्थायी रूप से अंधा करने जैसी गैर घातक कार्रवाइयों से लेकर छोटे और माइक्रो ड्रोन को गर्म करके उसके ढांचे को कमजोर करने और उसे जमीन पर गिराने तक हर तरह के खतरे का इलाज मौजूद है। इस तरह की प्रणाली सस्ते ड्रोन के झुंड से निपटने में भी असर दिखा सकते हैं। ये सिस्टम अलग अलग तरह के डिटेक्शन नेटवर्क से जुड़ सकता है, ऑप्टिकल कैमरा, रडार या इकोस्टिक सेंसर हो ताकि 360 डिग्री निगरानी हो सके। लॉजिस्टिक रूप से भी आसान है क्योंकि गोला बारूद की जरूरत नहीं रहती। ये बिजली से चलता है और सप्लाई चेन पर दबाव बहुत कम हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्मा पी किसी भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इसे सहजता से लगाया जा सकता है और ऑपरेटर खतरे के मुताबिक फायर के समय और पैड तय कर सकते हैं। कुल मिलाकर लेजर हथियारों को लेकर भारत और फ्रांस की ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और ये भविष्य में लेजर हथियारों के क्षेत्र में दोनों देशों को काफी आगे लेकर जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कवरेज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।